आप लोग चलिए सब अच्छा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई। तो देखिए लाइव चैप्टर हो गया था, काफी डेप्थ में हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे और यूटिलाइज किए होंगे उस रिसोर्स को और प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग लगा रहे होंगे, होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ। पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है ये देखिए ये चैप्टर जिस तरह से लाइट फिजिक्स का पहला चैप्टर था बहुत इजी था, उसी हिसाब से ये भी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और बहुत बहुत ही आसान है। इसमें आपको बहुत सी चीजें नाइन्थ की मिलेंगी आपको, तो आपको टफ नहीं लगेगा। समझ लीजिए नाइन्थ का केमिकल इक्वेशन जो था उसी तरह से थोड़ा सा बढ़ गया है आपका। तो जो दो तीन चीज नई है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा और नाइन्थ भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे अप्लाइड पार्ट था नाइन्थ का। तो बोर्ड में एनालिसिस जो मैंने देखा है आप लोग भी देख सकते हैं गूगल से, कल मैं प्रॉपर एनालिसिस डाल दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो अप्रॉक्स 5 से 5 क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन 5 से 8 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखिए इस चैप्टर में आप रिएक्शंस को लिखना सीखेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे, समझ रहे हैं? कोई भी रिएक्शन अभी तक आप लोग रट रहे थे ना, यहाँ से आप सीखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल्स 2 हैं 3 हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो भी पूरा प्रोसेस जो होता है वो आप यहाँ पे लिखना सीखेंगे इस चैप्टर में। और ये चैप्टर पूरे केमिस्ट्री में जितने भी केमिस्ट्री का चैप्टर है, मेटल नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल कार्बन कंपाउंड, खासकर कार्बन कंपाउंड में बहुत ज्यादा यूज है इसका, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ओवरलैप होगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं ज्यादातर तो थ्योरेटिकली आता है, तो एक बार थ्योरी कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस चैप्टर में। एक तो आता है बैलेंस करने के लिए, एक 2 नंबर का बैलेंस करने के लिए आएगा। एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, ठीक है, बताओ कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो 4 टाइप का रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, इसको फाउंडेशन चैप्टर हम कहते हैं केमिस्ट्री का क्लास 10 के लिए, और वेरी वेरी इजी, फिर से बोल रहा हूँ वेरी वेरी इजी, इससे ज्यादा इजी चैप्टर आपको केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा। अगर ये चैप्टर कठिन लग रहा है तो समझ जाइए केमिस्ट्री आपके लिए बहुत टफ होने वाली है, इससे इजी चैप्टर केमिस्ट्री में नहीं है। कोई भी पढ़ाई स्टार्ट करने पहले जान लीजिए कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू स्टडी। तो एक बार एनसीईआरटी आप मेरे साथ पढ़िएगा, मैं जब लेक्चर कराऊंगा और लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी रीड करिएगा, लेक्चर कराने के बाद एनसीईआरटी रीड करिएगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करिएगा और एक्टिविटी सब पढ़िएगा, क्योंकि एक्टिविटी से क्वेश्चन इनडायरेक्टली आते हैं। सॉरी, क्लास नोट्स को मेरे साथ बनाएगा एरो फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ताकि आपके दिमाग में तैयार हो। माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है। प्रीवियस क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस आपको वर्कशीट के फॉर्म में दूंगा, तो प्लीज ज्यादा नहीं क्वेश्चन होंगे, बहुत होंगे, 50 से 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन बस इसी में से आएगा। इस 50 से 100 क्वेश्चन से के में से ही बोर्ड में भी आएगा। रिपीट करता क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन इसमें नहीं बनता, इस चैप्टर में नया क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। ये मेरे बारे में है सर, आईआईटी, ठीक है। चलिए होपफुली आपको समझ आएगा कि पढ़ना कैसे है। इस चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन दोनों आते हैं, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है। तो हमारे डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकली प्रोसेस कोई, है ना, एनी प्रोसेस वेयर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, चेंज केमिकली, चेंज इन केमिकली। अब ये केमिकली चेंज क्या है? केमिकली चेंज क्या क्या हो सकता है? उसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसकी स्टेट चेंज हो सकते हैं, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वो आप कह सकते हो, कंपोजिशन चेंज हो सकता है, आपका कंपोजिशन चेंज हो सकता है। और एक चीज और, केमिकल जो चेंज होता है, केमिकल चेंज इज जनरली इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, मतलब सारे नहीं होते हैं बट मोस्टली इरिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब आप वापस नहीं पा सकते। फॉर एग्जांपल मिल्क से जब हम दही बना लेंगे, कर्ड बना लेंगे, तो कर्ड से दही नहीं बना पाएंगे, वो केमिकल चेंज है। क्लास 9 में हम लोग ने 2 तरह का चेंजेस पढ़ा था, क्लास 9 में हमने 2 तरह का चेंजेस पढ़ा था, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में आपको कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल आप सॉलिड है पाउडर, उस
उसको आपने सॉलिड कोई चीज उसको तोड़ के आपने पाउडर बना दिया, वो केमिकल चेंज नहीं है, वो केमिकल चेंज नहीं है, वो फिजिकल चेंज। आपको नया कंपोनेंट नहीं मिला है, स्टेट उसका वही है। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कलर ले सकते हैं, टेम्परेचर, डेंसिटी, हार्डनेस। केमिकल चेंज मतलब केमिकली कंपोजिशन क्या चेंज होता है, केमिकली कंपोजिशन क्या चेंज होता है, केमिकली कंपोजिशन क्या चेंज होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि एक आइस क्यूब लीजिए, फिजिकल चेंज, तो आप आइस क्यूब लीजिए, ठीक है। आइस क्यूब भी किससे बना, वाटर का बना है, और ये कन्वर्ट अगर आप इसको हीट करते हैं तो वाटर बनता है। बट यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या था, H2O लिक्विड, और यहाँ पे भी H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड। ठीक है, और इसको आप फिर से अगर आप जमा दीजिए या टेम्परेचर ऊपर कर दो तो रिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब यहाँ से वाटर से फिर आपको आइस क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो केमिकल चेंज देखिए, उसके बाद केमिकल चेंज की बात करें हम, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में आपका रीअरेंजमेंट, थोड़ा अगर हम डेप्थ में लिखें 10th लेवल का, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम में रीअरेंजमेंट होता है, एटम्स में रीअरेंजमेंट होता है। अब एटम्स में रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए H2 वाटर या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये जब मिलेगा, हम इसका बैलेंस करने पड़ेंगे, तो हमें क्या मिल गया, H2O वाटर मिल गया, H2O वाटर मिल गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन के एटम्स है और ये स्क्वायर बना लो ऑक्सीजन का, तो जब ये मिक्स होगा तो कुछ ऐसा कंपोजिशन बनेगा, कुछ ऐसा कंपोजिशन बनेगा। तो इसमें क्या हो गया, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया, एटम का रीअरेंजमेंट हो गया, और आप पानी से फिर इसको अलग नहीं कर सकते, फिर इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक है, दिस इज बेसिक अगेन, बेसिक आपको क्लास 9। ठीक है, समझ आ गया आपको चीजें, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या फिजिकल चेंज है और क्या केमिकल चेंज है। और भी एग्जांपल, जैसे कि लैक्टोज से एंजाइम यूज करके हम लैक्टिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिच। ठीक है, तो आप इस सब बातें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर कुछ रिएक्शन ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कुछ एग्जांपल आप ऐसा लिख सकते हैं जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों होता है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, इसमें जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट, ठीक, और ये जो मेल्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हो रहा है, दो एक चीज हो रहा है, मेल्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड टू लिक्विड एक ऐसा है फिजिकल चेंज, और ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। कैसा है, केमिकल चेंज है। तो दोनों रिएक्शन, दोनों प्रॉपर्टी आपकी किसी भी रिएक्शन में हो सकती है। ठीक है, हमारे बॉडी में भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि हम जब खाना खाते हैं, फूड हम कंज्यूम करते हैं, तो जो डाइजेशन होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारे फैट को, ग्लूकोज को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में या उसको सिग्रेट करने में मदद करते हैं। जैसे लाइफ प्रोसेस में हम जब पढ़ेंगे कि म्यूकस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारी चीजें, या हार्मोन सिक्रेट होता है हमें, वो भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, जिससे हम एनर्जी, जैसे इंसुलिन है, हमको एनर्जी देता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। हमारे बॉडी में भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? चलिए, सो केमिकल रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं, इन केमिकल रिएक्शन टू और मोर एटम्स आर रीअरेंजिंग एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। टू और मोर एटम टेक प्लेस इन अ प्रोसेस एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएंगे, तो एनसीईआरटी में जो हमारा
इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें लिखा था कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेंपरेचर ड्यूरिंग द समर। तो क्या हो जाता है वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। द आयरन तावा लेफ्ट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, उस पर रस आ जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में। फूड इज कुक्ड, तो कच्चा खाना होता है फिर पकता तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें भी। ये कुछ एक्टिविटी दी गई। और आप ध्यान से देखिए एक्टिविटी 1.1, देखिए एक्टिविटी क्यों पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि एक्टिविटी से आपके क्वेश्चन आते हैं इनडायरेक्ट। तो एक्टिविटी को देखिए पढ़िए, क्या है ये, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। तो this activity need a teacher assistance. It would be better if student wear eye protector. Clean a magnesium ribbon about 2 cm long by rubbing with the sandpaper. क्यों हम रब करते हैं मैग्नीशियम, बात को देख लीजिए पूरी। क्योंकि मैग्नीशियम जो है हाईली रिएक्टिव है, आप पढ़ेंगे एक्टिविटी सीरीज से, तो ये ऑक्साइड इसका बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड रस्ट लगा हुआ है तो ये केमिकली जो है रिएक्टिव नहीं है, ये केमिकली रिएक्टिव नहीं है, तो हम इसको, इसके रस्ट को, इसके ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं सैंड पेपर से, रिमूव करते हैं सैंड पेपर से। उसके बाद होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टो, बर्न इट यूजिंग द स्पिरिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट एसेस सो फॉर्म ऑफ वॉच ग्लास एज सो फिगर। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कीप फार फ्रॉम पॉसिबल योर आईज व्हाट यू ऑब्जर्व। तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, जब ये जलेगा इसके साथ जब ये बर्न होगा, व्हेन इट बर्न, क्या प्रोड्यूस होगा, डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम, और ये एक चेंज जाएगा इनटू व्हाइट पाउडर। तो देख लीजिए इसके व्हाइट पाउडर चेंज हो गया, फिजिकल चेंज, और ये जो हीट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ये केमिकल चेंज होगा, ठीक है। और ये जो पाउडर मिला है व्हाइट पाउडर, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्यों ऐसा, ये व्हाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी पूछ लिया जाएगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे ऑब्टेन हुआ है, मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया गया है ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया है, MgO। अभी मैं नॉर्मल लिख रहा हूं, इसको बैलेंसिंग अभी हम सीखेंगे। तो जब कोई भी, इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चला कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता था, फॉलोइंग चेंजेस अकर, द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस। क्या क्या, पहला चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, देखिए सॉलिड था, सॉलिड से पाउडर में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, वो भी सॉलिड ही है, चेंज इन कलर, बिल्कुल चेंज इन कलर। तीसरा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब ये जल रहा था तो कुछ इसके साथ गैस भी इवॉल्व हो रही थी, ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। और चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि हम केमिकल रिएक्शन में होता है। देखिए इसके बाद एक रिएक्शन और है एक्टिविटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है। इसका यूज हम हमेशा करेंगे आगे वाले रिएक्शन में। क्या करेंगे, ये जो है इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अच्छा, आपको एक लोग एडवाइस है कि आप एक A4 शीट बना लीजिएगा, इसमें सारे रिएक्शंस को लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे रिएक्शन याद होना बहुत जरूरी है। आपको रिएक्शन समझ लीजिए पहले, लेकिन उसको याद करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे रिएक्शन हो जो आपको याद नहीं होंगे, और वो एग्जाम में कंप्लीट करने के लिए आता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में जाता है। तो जिंक का रिएक्शन हमें करना है HCl से। जिंक का क्या रिएक्शन करेंगे, HCl से। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, जिंक मेटल है, ठीक है, इसमें हमने, ठीक, इसमें हमने HCl रखा है, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें हम जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देंगे, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देंगे, टुकड़े जिंक। तो जब ये रिएक्शन होगा जिंक का, तो
बताएंगे रिएक्शन कैसे होता है। फिर यहां से आप एक पाइप लीजिए और यहां पे आप सोप सॉल्यूशन ले लेंगे। तो ये गैस यहां से इवॉल्व होगा और वो गैस यहां पे जाएगा, ये गैस यहां पे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये बबल फॉर्म में ऊपर आएगा गैस इसके साथ, इस सोप सॉल्यूशन के साथ। और यहां पे आप कैंडल ले लीजिए, ये कैंडल है। तो जब ये आएगा तो पॉप साउंड होगा। क्या होगा? पॉप साउंड। ये पॉप साउंड बताता है कि जो गैस रिमूव हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रहा है। तो इस रिएक्शन का यूज हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन के लिए भी यूज करते हैं। तो बहुत सारे आगे रिएक्शन आप पढ़ेंगे, वहां पे इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए, ये ZnCl एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। ZnCl2 प्लस H2 गैस इन्वॉल्व हो जाएगा, H2 गैस इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा केमिकल इक्वेशन। व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल इक्वेशन? मतलब यहां तक बेसिक है। देखिए इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। बैलेंसिंग हम लोग सीख लेंगे, अभी बैलेंसिंग पे फोकस मत करिए, बैलेंस हम करना सीखते हैं, अभी बस कॉन्सेप्ट पढ़िए। केमिकल इक्वेशन कुछ ऐसी चीज है कि जब आप कोई एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, जब आप उसको वर्ड या सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। फॉर एग्जांपल हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट एंड फॉर्म वाटर, तो हमने वर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब ऐसे ही अगर हम इसको सिंबल फॉर्म में दे दें, ठीक है, इन दोनों को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इधर का जो पार्ट होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। इधर में जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। और एरो साइन मतलब कि रिएक्शन किधर से किधर जा रहा है। एरो के ऊपर हम कभी कभी जैसे कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, हीट यूज कर रहे हैं, तो उसका भी नाम हम लोग लिख देते हैं। साथ में जैसे हाइड्रोजन गैस फॉर्म है तो स्मॉल g, ये भी स्मॉल g, तो स्मॉल g यूज करेंगे हम लोग गैसेस के लिए, स्मॉल s सॉलिड के लिए, स्मॉल l लिक्विड के लिए, स्मॉल ag एक्वस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या है? अब केमिकल इक्वेशन सॉरी अब केमिकल इक्वेशन represents a chemical reaction, ठीक है। अब ये बैलेंस होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन के दो इधर है तो दो इधर होंगे, ऑक्सीजन के एक तो इधर, तो बैलेंस कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल इसके जैसे आयरन Fe प्लस H2O, तो ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा जो कि रस्ट होता है H2O। अब ध्यान से देखिए ये बैलेंस है नहीं है, तो क्या आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 कर देंगे यहाँ पे। हाइड्रोजन लेकिन यहाँ पे ठीक है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो फिर हम इसको बैलेंस करने के लिए चलिए बैलेंसिंग अभी हम लोग देख लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये अनबैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस नहीं है, नॉट बैलेंस, ठीक है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट, तो जैसे हम बताएंगे G S ये सब हम इसमें लिखेंगे। तो आपको कैसे लिखना आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा आपको, क्वेश्चंस आ जाएंगे वर्ड फॉर्म में। जैसे लिखा है कि राइट द बोरियम सॉल्यूशन, एक है बोरियम क्लोराइड, उसको सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करा रहा है, व्हाइट कलर का रिएक्शन बन रहा है जो कि सोडियम बोरियम सल्फेट है और सोडियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन लिखिए, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम देखें केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल है मैग्नीशियम, रिकॉर्ड कर लीजिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट पार्ट और ये प्रोडक्ट पार्ट। अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे Mg प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? MgO, ठीक है, ऑक्सीजन का 2,
तो फिर हम बैलेंस अगर करना होगा यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। अब नंबर ऑफ एटम जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन अगला क्या है, देखिए अगला क्या है, बैलेंसिंग। इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स बी इक्वल ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का मतलब क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों तरफ नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, काउंट करो देखो 2, यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है 2, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 mg, 2 MgO का मतलब होता है 2 Mg से भी मल्टीप्लाई है, 2 O से भी मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये होता है इसका। तो बैलेंसिंग का मतलब होता है, अब कैसे बैलेंस करेंगे, हाउ वी बैलेंस, तो देखिए पेज नंबर 3 पे देख लीजिएगा आपको एनसीईआरटी के, हाउ वी बैलेंस। तो जैसे आपको लिखना है इक्वेशन कि जिंक का रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से कर रहे हैं, जिंक का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से कर रहे हैं, ठीक है, जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा आपका जिंक सल्फेट। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा 9th का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, वैलेंसी, जो आप 9th में आप लोग पढ़े हो, वैलेंसी का यूज होगा, पॉलीएटॉमिक आयंस कितने चार्जेस होते हैं, तो मैं बता दूंगा अलॉन्ग विद किसे किसके पॉलीएटॉमिक के। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला दूं, जिंक का जड़न होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, तो ये जड़न जो है SO4 से रिएक्ट करेगा, पॉलीएटॉमिक आयन ये, और क्या बनेगा प्रोडक्ट, ZnSO4 और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो अगर इसको कैसे मतलब बैलेंस कैसे करना होता है या चेक करना है बैलेंस है कि नहीं है, तो हम एक टेबल बनाते हैं, बैलेंसिंग टेबल कहते हैं इसको। देखिए पहले टेबल बनाना पड़ेगा, बाद में एक्सपोर्ट होने का तो बनाना पड़ेगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो एलिमेंट मतलब क्या क्या एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं पूरे रिएक्शन में, तो Zn यूज हो रहा है, हाइड्रोजन यूज हो रहा है, सल्फर यूज हो रहा है और ऑक्सीजन यूज कर रहा है। तो आप पहले रिएक्टेंट साइड था गिनिए, जिंक कितना है 1, Zn, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, उधर काउंट करिए, मतलब इस साइड ये भी 1 है, H कितना है 2, सल्फर कितना है 1 और ये है 4। तो देखें सब कुछ बराबर है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, 1 1 2 2 1 1 4 4, तो ये बैलेंस इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन। तो ऐसे चेक करना है। अच्छा अगर हमें बैलेंस करना होगा, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन से आपको बैलेंस करना है, Fe प्लस H2O प्लस Fe3, सॉरी ये एरो है, Fe3O4 प्लस H2, ये है। अब इसको बैलेंस करना है हमको, एट द लास्ट इसको बैलेंस करना है। तो आप क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, इसको Fe को बॉक्स बना लीजिए, इसको बॉक्स बना लीजिए, इसको बॉक्स बना लीजिए और इसको बॉक्स, कोई जरूरी नहीं है बॉक्स बनाना, बट बना लीजिए जैसा ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, टेबल यहां पर लिखते हैं, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम ऑन राइट हैंड साइड,
कितने हैं? एक, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। राइट हैंड साइड पे 3, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4। तो सबसे देखिए सबसे ज्यादा अनबैलेंस कौन है? सबसे ज्यादा अनबैलेंस ऑक्सीजन है, फिर आयरन है, फिर आयरन है। तो हमें क्या करना होगा, ये 4 है, ये भी 4 है, यानी इसका मतलब हमको इस साइड 4 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 4 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? Fe + 4H2O। इधर वही रहेगा, Fe3O4 + H2। अब देखिए 4 इंटू ऑक्सीजन 1, एक ऑक्सीजन था यहाँ पे तो 4 हो गया, बट हाइड्रोजन 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। तो जैसे ही हो गया फिर से नया टेबल बनाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। अभी भी आप अलग अलग बनाइएगा, और ये कितना बन गया? 8। अपडेट करना है टेबल को। अब फिर से देखिए हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। कैसे अनबैलेंस हो गया? ये O यहाँ देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ऐसे मल्टीप्लाई होता है सबस्क्रिप्ट इसका और ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस साइड, मतलब कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब टेबल और अब नेक्स्ट क्या बन जाएगा? Fe + 4H2O, Fe3O4 4H2। तो यहाँ देखिए फिर टेबल अपडेट कर देंगे आप, ये हो जाएगा 8, यानी कि ये बैलेंस हो गया और ये बैलेंस हो गया। अब लास्ट में कौन बैलेंस नहीं है? आयरन। आयरन में इधर 3 है और इधर 1 है, मतलब हमको 3 आयरन इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हमें 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप क्या बन जाएगा? इक्वेशन 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया टेबल में। स्टार्टिंग में आप अलग अलग टेबल बनाइएगा, 1-2 क्वेश्चन अच्छे करिएगा, बाद में आप मास्टर बनाएंगे तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सीधे काउंट कर लेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए आप तो एक बार। तो बैलेंसिंग क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके पेपर में किसी भी हाल में। चलिए समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा एक चीज और, इसमें अभी ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है? यहाँ पे देखिए ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, तो आपको कंप्लीट रिएक्शन होगा वो 3FeS, इसके स्टेट भी आपको बनाना पड़ेगा। प्लस पानी कैसा होता है? लिक्विड होता है, 4H2O लिक्विड एरो। Fe3O4 जो बना है, Fe3 ये भी सॉलिड बना है, Fe3O4, इसको भी S प्लस, और हाइड्रोजन गैस होता है, इस पे भी आपके 1.5 मार्क्स काट सकते हैं इसके स्टेट लिखने में। तो ये आपका जो बन गया वो वाला कंप्लीट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, पेज नंबर 6 पे, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन आयरन? क्यों? मैंने बताया था बिकॉज मैग्नीशियम पे जो रस्ट होता है, इसके ऊपर रस्ट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे तो केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब ये बर्न नहीं होगा इजीली, इसलिए हमें उसे क्लीन करना पड़ता है, हाईली रिएक्टिव होता है ना, इसलिए। अगला है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये है इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं, इनडायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट दे देगा, अब पूछेगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये एमसीक्यू में आपको पूछ देगा, स्टेटमेंट इक्वेशन दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सा रिएक्शन है ABCD, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पेज नंबर 6 1.2 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका रिपीट होगा आपके आगे वाले चैप्टर। तो जो पहला टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है, तो उसमें डेफिनेशन वहां पर दिया हुआ है। तो कॉम्बिनेशन कंबाइन, नाम क्या है? कंबाइन,
इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ए कोई हमारा एटम या मॉलिक्यूल्स है, वो बी से रिएक्ट करेगा और नया प्रोडक्ट बनाएगा ए। यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए। कैसे देखो, एग्जांपल H2 गैस और ऑक्सीजन, H2 गैस और ऑक्सीजन कंबाइन होके H2O बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किए हैं जो कि सिंगल प्रोडक्ट है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन मोर एंड मोर, टू और दो से ज्यादा कंबाइन होके, जैसे और देख लीजिए आप, इसको पहले से लिख देते हैं, कार्बन को जब आप जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गैस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जो कि गैस होता है। ठीक है, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। और वही एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे कि मीथेन CH4 सॉलिड होता है, गैस होता है सॉरी। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा। ये सब रिएक्शन जितने एनसीईआरटी में दिए हुए, जितने दिए हुए एडमिशन क्लास में होगा, उस सब को आप एक A4 शीट पेज में नोट्स में तो लिखेंगे ही, साथ में कॉपी के पीछे पेज पे लिखते जाइएगा, क्योंकि ये सब आपको याद होने चाहिए, सारे के सारे, सब के सब। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन चार्ट, वैसे अगर मैं आपको बता दूं, चार टाइप के रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक नाम से और जानते हैं हम लोग, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसको हम लोग कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि कोई सिंथेसिस मतलब बनाना, कोई चीज बनाना, तो सिंथेसिस रिएक्शन हम इसको कहते हैं। देखिए एक चीज और, जितने भी ऑल, यहां से स्टार ऐसे बना के लिखे हैं कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन is exothermic reaction। अब ये वर्ड है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब होता है, इंग्लिश से जाए तो कोई चीज बाहर निकालना, थर्मिक मतलब हीट, मतलब हीट टू प्रोड्यूस हीट। अब यहीं से बेसिक आ जाता है, दो तरह का रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक होता है अनदर, ये इसके, ये आप लिख लीजिएगा किसके साथ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। और सेकंड टाइप का रिएक्शन होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मतलब देना किसी चीज को, हीट करना, हीट, तो जिसमें हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट इंड्यूस करते हैं, हीट गिवन, हीट गिवन, हीट गिवन, जैसे फोटोसिंथेसिस जिसमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसमें भी हीट, अगर हीट जो है इन्वॉल्व हो रिएक्शन में, ठीक है, देख लीजिए आपको, तो हीट प्रोड्यूस हुआ, तो जब इसको हम जलाएंगे तो हम यहाँ पे प्लस लिख के हीट लिख सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एरोसर, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका जस्ट तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहला। जो सेकंड टाइप होता है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट इसका उल्टा है कॉम्बिनेशन का, वो टूटता है दो में। तो सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है ए बी, सॉरी रिएक्टेंट है, कुछ प्रोसेस किया आपने, हीट किया या कुछ मिलाया और दो अलग अलग पार्ट में टूट गया, दो अलग अलग पार्ट में टूट गया, दो अलग अलग पार्ट में टूट गया। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना मतलब टूटना, टूटना। ठीक है, एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम और है, सब लिखते जाइएगा, मैं लास्ट में आपको पूछा जाएगा, लाइमस्टोन कहा जाता है। जब इसको हम तोड़ेंगे, हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलता है, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको कहते हैं क्विक लाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है क्विक लाइम। क्विक लाइम का यूज करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जाने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन आपको दिखते जाए, आपको ये सारे वर्बली और ओरली याद होने चाहिए। ठीक है,
इसको याद करना है, फ्रिक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.5 पढ़िए। टेक अ 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। आपने ले लिया फेरस सल्फेट Fe। अब फेरस सल्फेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फेरस सल्फेट, और उसको हमने हीट किया, क्या किया, गर्म किया, टेस्ट ट्यूब में रख के इसको हमने गर्म किया, हीट किया। जब हम हीट करेंगे तो हमें कुछ गैसेस मिलेंगे और कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये एसिडिक है, और आपको दो तरह का गैस मिलेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तीन तरह के, दो तरह के आपके गैस मिलेंगे। ये जो रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये जो क्विक लाइम है इसका यूज होता है जगह पे, एक नंबर पूछ देगा कहां यूज करते हैं। इट इज यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री, इट इज यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री। देखिए इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग ना, हीट वहां दिया, इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और हम इसको किस टाइप का रिएक्शन कह सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमने हीट प्रोवाइड की बाहर से, तो इसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। एक रिएक्शन और है इंपॉर्टेंट, ये भी लिख लीजिए आप लोग, लीड नाइट्रेट BbNO3 ट्वाइस, ठीक है, S सॉलिड है, इसको हीट करेंगे तो आपको लीड ऑक्साइड मिलेगा, लीड का सिंबल Pb होता है, 4 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। सारे जितने रिएक्शन है सब आपको एक कॉपी में लिख के प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक तरह का और रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होता है वो इसी में पढ़ेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं रिएक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। यहाँ इसी में लिख लीजिए आप लोग स्टार बना के, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है, एक बीकर लिया जाएगा, ठीक है। इस बीकर में वाटर है या कोई भी सॉल्यूशन, अभी वाटर है, इसमें 2 रॉड डालते हैं, एक को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। इसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O जो है, वो H2O जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये दो मॉलिक्यूल ये टूट जाएगा दो फॉर्म में, H+ आयन में और O2- में, ठीक है। तो एक कैथोड और एक एनोड, तो जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन will appear at cathode और ऑक्सीजन will appear at एनोड, ठीक है। समझ आया आपको। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है डिस्प्लेस करना, किसी चीज को हटाना। जैसे कि अगर A रिएक्ट कर रहा है किसी BC कंपाउंड से, और इसने क्या किया, A B के साथ कंपाउंड बना लिया, AB बना लिया और C को हटा दिया, और A जो है C के साथ रिएक्ट कर लिया, AC बना लिया और A को हटा दिया, ठीक है। इसमें हटाया, एक एटम को हटा के बनाया है, तो ये डिस्प्लेस कर रहा है।
अच्छा, ये जो डिस्प्लेस करता है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिस्प्लेस डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे, रिएक्टिविटी सीरीज पे। अब जो मोर रिएक्टिव होगा एलिमेंट वो अपने लेस एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज 9th में है, याद होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं रिएक्टिविटी सीरीज, वैसे एक सेकंड दीजिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे होता है, एक मिनट बताता हूं आपको। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो मेरे नोट्स में भी दिया हुआ रिएक्टिविटी सीरीज, तो एक बार देख लीजिए रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग। एक सेकंड दीजिएगा। तो रिएक्टिव सीरीज आपको याद, आपको मेमोरी बना के कर लीजिएगा। तो सबसे ऊपर होता है एलाइन लिथियम, फिर के से पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम, Na, Mg, Al, C, Zn, Fe, Ni, ऐसे करके है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा तो वो मोर रिएक्टिव होगा। हमें एक्चुअली याद रखना था, इसका इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको हटा भी सकते हो, जरूरी नहीं है। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव। इसलिए 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कितने रिएक्टिव होते हैं, इनको केरोसिन में स्टोर करना पड़ता है क्योंकि इजीली कैच फायर। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और नीचे वाले लेस रिएक्टिव। तो जब भी इन कंपाउंड में इधर मोर रिएक्टिव रहेगा और लेस रिएक्टिव रहेगा, और लेस रिएक्टिव वाले को वो मोर रिएक्टिव वाला क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसे Zn प्लस H2SO4, तो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो हाइड्रोजन इसके नीचे आता है, Zn के नीचे हाइड्रोजन आता है, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और Zn के साथ अपना रिएक्शन बना देगा। इसने क्या किया? Zn ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और भी रिएक्शन देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? Pb प्लस CuCl2, तो PbCl2 प्लस Cu, AgCuNO3 का ट्वाइस, नो रिएक्शन। क्यों नहीं रिएक्शन हुआ? बिकॉज इन दोनों में Ag और N2 से ये जो Cu है वो मोर रिएक्टिव है किससे? Ag से। ठीक है, किस वजह से? यानी अगर वीक होगा कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी रिएक्टिविटी कौन सी दी गई है? 1.9 1.9 दी गई है। इसमें आयरन नेल है, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है, तो क्या होगा? आयरन है, आयरन की नेल है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो देखिए क्या होगा? ये आयरन Cu को रिप्लेस कर देगा, तो FeSO4 बन जाएगा और कॉपर नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो आयरन नेल पे क्या हो जाएगी? कोटिंग हो जाएगी, किसकी? सल्फेट की। सल्फेट की कोटिंग हो जाएगी, सल्फेट की। आयरन नेल टेक द आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसकी कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब इसमें क्या होगा? एक ही रिएक्ट, मतलब यहाँ पे एक ही चीज डिस्प्लेस हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दो एटम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, चौथा है, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पेज नंबर 11 एनसीईआरटी। एक्टिविटी 1.10 इसको पढ़िए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? जैसे मान लेते हैं AB, दो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके और ये CD, तो इसमें आपस में ये कंबाइन होंगे, जैसे AC बन गया और BD हो गया। ये भी होगा किस वजह से होगा? रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार ही होगा। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को कर देते हैं। एक्टिविटी 1.10 पढ़िए आप लोग। क्या बोला है? टेक 3 ml ऑफ
सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है Na2SO4, ठीक है। फिर उसके साथ रिएक्शन क्या कराना है, ये अदर टेस्ट ट्यूब 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड ले लीजिए BaCl2 बेरियम क्लोराइड। उसके बाद उसको आपस में मिक्स करिए। तो जब मिक्स करेंगे तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, इसका कलर अलग होगा और ट्वाइस NaCl बन जाएगा। तो ये देखिए Ba इससे जुड़ गया और NaCl2 से जुड़ गया। इस तरह का डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज और बेसिक चीज और आप जान लीजिए, यहाँ पे बेसिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो हमने ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक चीज और होता है क्या, इसमें ऑक्सीडेशन में यदि इसमें हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन में एक चीज और होता है, वो होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपको 9 हल्का फुल्का याद हो तो आपको पता चलेगा कि कौन एलिमेंट रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन और कौन गेन करता है एटम। तो जिसके आउटर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट रूल अगर आप पढ़े हो, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल, K एलिमेंट सेल अगर आपको याद हो K L M ऐसा सेल होता है, तो 2n² प्रिंसिपल होता है। तो अगर आउटर सेल में जैसे 2 8 1 आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा रिमूव करेगा, लेकिन अगर 2 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। ये 9th में हमने पढ़ा, नहीं आ रहा तो आप बताइएगा कमेंट में, मैं 9th का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा कि हाउ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, काफी बहुत आसान चैप्टर है, आपको काफी आसान लग रहा होगा। तो फिर से आपके लिए होमवर्क यही है कि एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। आपको होमवर्क यही है, रीड एनसीईआरटी, प्लीज पढ़ लीजिएगा बाइबल एनसीईआरटी, और नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, और वीडियो को चाहिए तो 2 बार और देख सकते हैं इस करके, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। मल्टीपल बार पेन यूज करिए, कम से कम 2-3 भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैचेस 15th ऑफ अप्रैल, ठीक है, 15th ऑफ अप्रैल। मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दीजिएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, तो आप लोग वहां से पता कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा कब आपको नया बैच शुरू होगा। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए, ज्यादा आपको मास्टरी नहीं करनी है, PhD नहीं करनी है, ठीक है। ज्यादा के चक्कर में आपका रिवाइज नहीं हो पाएगा, तो उतना ही पढ़िए जितना रिवाइज कर पाए आप पढ़ने में, ठीक है। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 3-4 बुक आपने पढ़ लिया। रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं कोई भी एक अच्छी पब्लिकेशन की, फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग पर्पस ही। और वैसे जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो रेफरेंस से ही बने रहेंगे, रेफरेंस और एनसीईआरटी से। जो मेरे नोट्स होते हैं, नोट्स जो है रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स भी हैं बट वो मैं नहीं देता हूँ, कभी कभी देता हूँ किसको जरूरत होता तो वो आपका एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक से ही होता है, और उसमें आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन भी इंक्लूडेड रहते हैं। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले तो मेरी एक आदत है पढ़ाने की कि पहले जितना टॉपिक आपने कराया है उसके क्वेश्चंस कराता हूँ, उसी के बाद हम आगे, तो जहाँ अभी तक हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन सारे हो गए, वहाँ आपको रीड करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में पहले हम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे का टॉपिक करेंगे।
बहुत छोटा चैप्टर है, एक क्लास और लगेगी खत्म हो जाएगा, और सबसे इजी चैप्टर है। अगर आप ये समझ गए तो आपके आने वाले केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज राइट केमिकल रिएक्शन, लिख के देखिए, कोशिश करिए, बैलेंस करने की कोशिश करिए। यहाँ से आप लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, ठीक है, बैलेंसिंग दी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस मैं नेक्स्ट क्लास में भी करा दूंगा 5-6, और कुछ दे दूंगा आपको जितने बोर्ड में आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट बोर्ड के लिए। बोर्ड आपका मार्च में होगा, तो आपके पास कितने टाइम है, एक साल भी नहीं रहेगा, अप्रैल स्टार्ट हो गया है, यू हैव 11 मंथ ओनली, ठीक है। उसमें आपको अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए अगर आप टॉपर बनते हैं, और 5 टाइम्स रिवाइज करना होगा। फिर से कह रहा हूँ, टॉपर बनना है मेरे साथ तो जैसा कह रहा हूँ फॉलो करो, आई एम योर कोच, ठीक है। और कोच की बात मानी जाती है स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो ये भी पढ़ाई भी स्पोर्ट्स है, जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है आप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने वाला आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप पहली बार बोर्ड दे रहे हो, कई बार बोर्ड के बच्चों को पढ़ा दिया है, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को देख चुके हैं बोर्ड में कैसे होगा। तो आपके लिए यही रहेगा। फिर भी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए,